Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss class 12th chemistry chapter number 1 solution. इसके इंट्रोडक्शन हमारी चल रही है तो वो आज कंप्लीट हो जाएगी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की. इसमें आज हम जो है रोल्स लॉ, हेनरी लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वेंट ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ पूरी देख के जाना. सो लेट्स स्टार्ट. हेनरी लॉ से स्टार्ट करते हैं. हेनरी लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस in the liquid is directly proportional to the partial pressure of gas overall the solution is specific temperature. सॉल्युबिलिटी लेंगे गैस की. गैस हम वेपर, गैस के वेपर बन रहे हैं. गैस टू लिक्विड, लिक्विड जैसे वाटर आ गया, ठीक है. तो वेपर से कैसे लिक्विड में चेंज कर रहे हैं हम, वो चीज़ देखेंगे. और प्रेशर ऑफ गैस मीन पी ऑफ गैस, ठीक है. इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको मैं इरेज करके इसको मैथमेटिकली लिख के बताती हूँ. पार्टियल प्रेशर ऑफ गैस, इसको रिप्रेजेंट किया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता गैस इन द लिक्विड मीन सॉल्युबिलिटी. तो पार्टियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस एंड पार्टियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू के एच. कॉन्स्टेंट आ जाएगा एक्स गैस के, राइट. तो ये हमारी बन गई. और जो के एच लिया वो के एच हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट है. तो ये था हेनरी लॉ. थोड़ा सा आगे चलते हैं. एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो हमारे एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं वो मोर कंफर्टेबल कैसे फील करते हैं कोल्ड वाटर में, ठीक है. ताकि क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है जो के एच ऑक्सीजन की होती है और इंक्रीज सॉल्युबिलिटी होती है. फ़िश ले ली जैसे हमने, ठीक है. तो फिश जैसे वाटर में रहने वाले, ज़रूरी नहीं है फिश ही लो आप, ऐसे कुछ भी ले लो. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, कुछ भी ले लो आप, ठीक है. उनको देखो कि वो वाटर में रह के भी कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है. ऑक्सीजन ऑफ टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ पे, ठीक है. और उसी कारण से सॉल्युबिलिटी जो है वहाँ की बढ़ जाती है इंसेक्ट के रहने की, ठीक है. अब आगे देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है हेनरी लॉ की. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. व्हाट इज़ हेनरी लॉ एंड राइट्स इट एप्लीकेशन. सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बोलता है कि हमारा आ जाता है कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक तो हम सभी ने पिया है, ठीक है. जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को खोलते हैं तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर बना होता है उसमें. उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है. इसी चीज़ से यही सॉफ्ट ड्रिंक वाटर का एग्जाम्पल था. नेक्स्ट आता है बेंड्स. बेंड्स को एग्जाम्पल हम ना सी लेवल पे लेते हैं, समुंदर पे जब जाता है. ग्राउंड लेवल से समुंदर में जब गया कोई, तो वहाँ पे प्रेशर भी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है. इसको अच्छे से देखते हैं हम एक डायग्राम के हेल्प से. इसको मैं रफ कर देती हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हेनरीज लॉ, बार बार बोल रही हूँ मैं, ठीक है. आता ही आता है, एप्लीकेशंस भी आती हैं इसकी पेपर में. एक वीकर लिया, वीकर नहीं है सॉरी, हम देख रहे हैं सी लेवल के ऊपर. तो सी लेवल जैसे हमारा समुंदर होता है ना, ठीक है. हम ग्राउंड लेवल से समुंदर में गए तो जब उसमें जा रहे हैं ना तो उसका प्रेशर भी कम होगा तो और सॉल्युबिलिटी भी कम होगी. दोनों चीज़ें कम हैं. अब ना जब हम अंदर से बाहर सी लेवल से ग्राउंड लेवल की तरफ आ रहे हैं, सेम एज इट इज़, तब भी प्रेशर कम होगा और सॉल्युबिलिटी भी कम होगी. अब क्या होता है, हम जब पानी में जाके आते हैं, ठीक है, तो हम मैक्सिमम देखते हैं ना कि हमारी बॉडी पे जो है कुछ स्वेलिंग जैसी होने शुरू हो जाती है, छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं और वो जो है बाहर निकलना शुरू करते हैं उसके अंदर से कुछ, ठीक है. हमारी वहाँ की स्किन जो है थोड़ी उठ जाती है और मतलब वो स्वेलिंग जैसी होने लगती है वहाँ पे. कुछ टाइम बाद वो खुद ही ठीक होती है, हमें पता भी नहीं लगता है, ठीक है. तो वो वहाँ से नाइट्रोजन अपने आप को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढती है. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमें वाटर में मिलते हैं, बट ऑक्सीजन हम तो छोड़ देते हैं, बट नाइट्रोजन को हम बाहर स्किप आउट नहीं कर पाते हैं. तो नाइट्रोजन फिर हम इस तरह से रिमूव आउट करते हैं अपनी बॉडी से. एनोक्सिया जैसे माउंटेन पे देखें तो नीचे हमारे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ऊपर कम होती है. बस इतना ही है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट अब आगे देखते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो स्किप मत करना प्लीज़ इसको. आगे देखते हैं अब हम रोल्स लॉ के ऊपर. ये भी इम्पॉर्टेंट है. इट स्टेट दैट सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड
partial pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of एट इज कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला कि हम पार्टियल प्रेशर ले रहे हैं किसी का भी, ईच कंपोनेंट का लिया हमने, तो फिर कोई एक कंपोनेंट ले लिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन को एक्स ए लिखते हैं वही, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नोट एक्स ए, पी ए का निकाल रहे हैं इंटू एक्स ए, राइट इट। अब पी बी का निकालना है, ऐसे किसी और कंपोनेंट का ईच अदर का देखते हैं। तो पी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पी, देन पी बी इज़ इक्वल्स टू पी बी नोट एक्स बी। गॉट इट। बिल्कुल ईजी था ये, रोल्स लो, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी। चलो आगे देखो, इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि समझ आ जाए। एक विकर में हमने दोनों सोल्यूशन डाल दिए ए प्लस पी। अब ए जो है ना वो बना पी ए इज इक्वल्स टू, उसका प्रेशर क्या है पी ए नोट एक्स ए, और जो हमारा पी बी है, पी बी का प्रेशर बना पी बी नोट एक्स बी। दोनों का प्रेशर चेंज हुआ, पी ए का भी और पी बी का भी। अब इन दोनों का हमें सम निकालना है। इट मीन्स कि टोटल प्रेशर चाहिए कि टोटल प्रेशर इन दोनों का कितना है। जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो टोटल प्रेशर को देखते हैं। टोटल प्रेशर को हम लिखते हैं पी टी, तो इसके लिए हम दोनों को ऐड करना पड़ेगा, पी ए प्लस पी बी। गॉट इट। अब हमने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया, तो पी टी इज इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू थी पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी की वैल्यू थी हमारी पी बी नोट एक्स बी। दोनों की वैल्यू यूज़ कर ली, वही हमारा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बन रही है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कि आपको टोटल प्रेशर निकालना हो तो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तब पता लगेगा। थोड़ा सा आगे देखते हैं। रोल्स लॉ इन द स्पेशल केसेस ऑफ हेनरीज लॉ। दोनों के स्पेशल केसेस क्या हैं? देखो मैं हेनरी लॉ को लिख रही हूँ जो मैंने आपको बताया। ये लिखा पार्टिकल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स गैस, और ये इक्वल आता है के एच, इसमें कॉन्स्टेंट आ जाता है। अब गैस की जगह पे मैं कोई ए कंपोनेंट को रख रही हूँ, पी ए इज इक्वल्स टू एक्स के एच इंटू एक्स ए, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। अब मेरे को रोल्स लॉ लेना है, रोल्स लॉ को फिर वैसे ले रही हूँ, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नोट एक्स ए। दोनों में मैंने पी ए लेना ताकि मुझे कंपैरिजन करने में ठीक रहे। अब पी ए इज इक्वल्स टू एक्स एच के एच अपॉन एक्स ए, दिस इज, एंड एक्स ए से एक्स ए कैंसिल हो गए, तो के एच इज इक्वल्स टू पी ए नोट। वैल्यू मिल गई। इन दोनों की रिलेशन ये होती है। आगे आ जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। 3-4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन इन अ प्योर सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डिक्रीजेज, हैंस इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड दिस इज। अब हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। बीकर को मैं नीचे से, अब मैं उसमें आग, मतलब मैंने उसको पतीले को या कुछ भी लिया, उसको मैं जलाने की हीट कर दिया उसको, ठीक है। नीचे से मैंने मतलब हीट दे रही, तो उसके वेपर्स बन रहे हैं। अब उसमें मैं वैसे ही सोल्ट ऐड कर देती हूँ, तो सोल्ट ऐड करने पे मेरी हीट कम हो जाएगी, वेपर्स बनना कम हो जाएंगे। वेपर कम हो गए जब मैंने प्रेशर को बढ़ाया, तो प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया, वेपर भी प्रेशर भी डिक्रीज़ हो गया, वेपर भी डिक्रीज़ हो गई जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाया, तो ठीक है। यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ लिखनी पड़ती है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम इज मोल, दैट इज़ मोलैलिटी। के बी हम कांस्टेंट ले रहे हैं इसमें, ठीक है। एम इज़ मोलैलिटी नॉट मोलैरिटी। मोलैरिटी में कैपिटल एम, मोलैलिटी में स्मॉल एम, ये मैंने आपको पीछे भी बताया। के बी जो है वो हमारा एलिवेशन कांस्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं ये, इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इधर से हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी इतना काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
when vapor pressure of the frozen and the liquid phase become same, that point is called the depression in freezing point। उसी चीज़ को बोलते हैं फ्रोज़न और लिक्विड फेस। हम एक फ्रीजिंग वाली फेस ले रहे हैं, आइस ले ली मैंने, ठीक है, वो बर्फ़ का टुकड़ा लिया मैंने, बर्फ़ ले ली एक। दूसरा मैं लिक्विड फेस चेक करनी हूँ तो वो मैं वाटर ले लेती हूँ, पानी ले लिया मैंने। अब दोनों चीज़ें तो सेम ही हैं तो पानी की। फ्रोज़न मेरा आइस आ गया, लिक्विड मेरा वाटर आ गया, दोनों की सेम पॉइंट पे हैं वो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इनमें। डिफरेंट सिर्फ चीज़ें डिफरेंट बन गई हैं उनकी मेल्टिंग और उनकी बॉइलिंग करने पे। मेल्ट करेंगे तो वो पानी बन जाएगा, और पानी को पानी को फ्रीजिंग में रखेंगे, फ्रीज़र में रख देंगे तो वो ऑब्वियसली आइस बन जाएगी। इतना ही फ़र्क होगा, ठीक है। अब आगे देखो, इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ। यहाँ पे भी मैं इसके आपको मैथमेटिकली वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करना है फॉर्मूले में वो बता देती हूँ। इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं करती हैं जितना इनका न्यूमेरिकल मैथमेटिकल वैल्यू करती हैं। डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल्स टू के एफ एम। के एफ यहाँ पे कॉन्स्टेंट आया, काहे का कॉन्स्टेंट है ये, मोलैलिटी, तो हमारी स्मॉल एम आ गई, ठीक है। ये हमारा आएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है ये हमारा। और एम मैंने आपको भी बताया ये हमारी मोलैलिटी है, उसको बार बार याद रखना। ये फॉर्मूले बिल्कुल सेम टू सेम है, कंफ्यूज होते हैं कई बार, बट फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को देखने से पता लग जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ मैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक ओस्मोसिस होता है, ठीक है। ओस्मोटिक प्रेशर करने से पहले मैं ओस्मोसिस को डिफाइन कर देती हूँ। इट इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का स्पॉन्टेनियस मतलब फ्लो वो चलता ही रहेगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस फ्लो है। प्योर सॉल्वेंट होगा वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा साइड थ्रू द SPM। इसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये, गॉट इट। अब ये स्पॉन्टेनियस फ्लो है, डायरेक्ट एक की तरफ को फ्लो करेगा, लो कंसंट्रेशन है, एक तरफ हाई है, तो वो लो कंसंट्रेशन से जब वो हाई में जाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑस्मोसिस, उसी को ऑस्मोसिस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हम एक एग लिया मैंने, ठीक है, एक बीकर में मैंने पानी डाला था, उस पानी में मैंने NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया मेरा, उसकी कंसंट्रेशन है हाई कंसंट्रेशन। अब मैं उसी में क्या डाल रही हूँ, अंडा डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इनको बॉईल करूँगी ना अंडे को, ठीक है, जो एग डाला है उसको मैं बॉईल करूँगी। अब बॉईल करने पे उस एग का मैं रिएक्शन देखूँगी कि वो किस तरह से चेंज हो जाएगा और उसमें क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से वो चेंज हुआ। अब एग मैंने उसमें डाला, एग अब नीचे से वो मैंने बोला उसको मैंने हीट करना है, ठीक है, वेपर्स बनेंगे। अब एग की जो थी वो लो कंसंट्रेशन थी, लो कंसंट्रेशन से वो हाई कंसंट्रेशन में चेंज होगा, तो हमारा एग जो है वो क्या बनेगा, एग जो है वो हमारा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। एग श्रिंक, जब हमारा एग श्रिंक होगा इन सोल्ट वाटर, नमक वाले पानी में डाला, सोल्ट वाटर में डाला, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, क्या प्रोसेस हुआ जिसके कारण हुआ, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द ऑस्मोसिस। उसी चीज़ को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डेफिनेशन आ जाती है। अब आगे ऑस्मोटिक प्रेशर, नेक्स्ट थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम, जो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, इनके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, डेफिनेशन बहुत कम पूछी होती है इनकी, बट ज़्यादा इनके न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, ठीक है। अब हमारा सोल्यूशन जो है ना वो कंसनट्रेटेड है मोलैरिटी के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, तो इसको हम पाई से लिखते हैं ऑस्मोटिक को, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी क्या आ जाएगा, पाई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा,
और पाई इज इक्वल्स टू हमारा, इसको हम आगे देखते हैं तो आर टी एम बन जाएगा। आर इसमें कांस्टेंट आएगा, टी एम इसको थोड़ा मूव करके लिख दिया दूर, तो आर पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी। और आर हमारा गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है 8.314 होती है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ज़रूरी होगी है। तो मैं दोबारा से इधर लिख रही हूँ, नीचे आगे सॉल्व करना है इसको। तो पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी, दिस वैल्यू आर इज इक्वल्स टू 8.314, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। आगे हम इसको सी आर टी, सी इज़ द कंसनट्रेशन, वर्ड यूज़ किया गया था हमारा, कंसनट्रेशन मोलरिटी होती है उसमें। तो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये इसका कोलिगेटिव लास्ट प्रॉपर्टी है। 3 बीकर्स लिए, दोनों एक में मैं सॉल्वेंट ले रही हूँ ए, दूसरा मेरा सोल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल है, और तीसरा दोनों को मिला के मैं सोल्यूशन बनाऊंगी। ए मेरा पी ए नॉट बन जाएगा, पी बी नॉट, ए प्लस बी मेरा सोल्यूशन बनेगा। अब नॉन वोलेटाइल है, वेपर नहीं बनेंगे, नॉन वोलेटाइल में वेपर नहीं बनते। जब वेपर ही नहीं बनेंगे तो उसका काम क्या, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम कट कर दे रहे हैं वहाँ से, जब वेपर ही नहीं बनेंगे तो। ठीक है, तो मैंने उसको कट कर दिया। अब मेरे पास सॉल्वेंट बना और उसी से सोल्यूशन बनेगा। तो पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए होता है। ठीक है, वही चीज़ लिख दी। अब पी टोटल इज इक्वल्स टू, दोबारा से मैं इसको लिख लेती हूँ, आगे सोल्व करना है इसको, हमें किस तरह से सॉल्व करेंगे। आई थिंक मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन में एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, वही चीज़ लिखी। एक्स ए की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने मूव करके 1 माइनस एक्स बी बना दिया, उसकी जगह पे वैल्यू फिल कर दी। अब पी ए को मैं अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगी, पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी आ गया। अब इसको मैं मूव कर दूंगी, पी ए नोट एक्स बी इज इक्वल्स टू पी ए नोट, और पी टी अंदर आ गया, पी टी बन गया, मल्टीप्लाई हो गया उसके साथ, ये वैल्यू की इक्वेशन बन गई। अब मुझे एक्स बी निकालना है यहाँ से। ठीक है, दोबारा से मैं इसको लिख लेती हूँ ताकि मुझे यहाँ से देखने के लिए और जल्दी जल्दी करवाने के लिए आसानी हो जाए। तो अब देखो एक्स बी इज इक्वल्स टू बस पी टी, पी ए अपॉन पी टी अपॉन में ये उस साइड चला गया तो डिवाइड में हो गया, बस ये हमारी एक्स बी की वैल्यू निकली। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। चलो आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेंट होप फैक्टर। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, जो जो चीज़ें पढ़ी वो लिख देते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम, दिस वन इज के एफ एम, एंड पाई इज इक्वल सी आर टी, दिस वन इज इक्वल्स टू, अभी जो किया पीछे वही लिखा, तीनों के साथ सभी के साथ आई लगा दी। आई चीज़ है क्या, डिसोसिएशन। वेंट ऑफ बनाने के लिए कुछ नहीं किया, बाकी सभी के साथ आई लगा दिया। क्लियर है। अब इसको थोड़ा आगे आई की वैल्यू को जानते हैं कि आई होता क्या है। आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फ़ा, ये वैल्यू है। अब अल्फ़ा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। अब कई क्वेश्चंस में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होगा तो वो पता होना चाहिए, आगे दिखाती हूँ कैसे निकालते हैं। एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स, जैसे हमने NaCl लिया उसका 2 आता है, Na2SO4 का हमारा 3 आ जाएगा, इनकी जगह पे n, और 1 + 1 ये तो पता ही है क्या करना पड़ेगा इसमें। तो अल्फ़ा जो है वो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, बस हमारी निकल आएगी। और दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि Ka/C कंसनट्रेशन होती है, पर मेन ऊपर वाला ही रहता है, उसको करना। ठीक है, तो गाइज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, बिल्कुल अच्छे से समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। NCERT एक्सरसाइज की एक वीडियो आएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें तुम्हारे कुछ MCQs भी होंगे, उसकी भी एक अलग से वीडियो आएगी। 2 वीडियोज़ आएंगी, 2 दिन में ये दोनों वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी। प्लीज़ देखिए और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर भी फोकस कर सके जल्दी से जल्दी। तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि हर वीडियो तुम्हारे